हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जिसपे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद फिर देखेंगे वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारा बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, लेकिन इस डेफिनेशन से आपको अभी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको डेफिनेशन लिखने के लिए हम टाइम देंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन को देखिए, ऐसे आपको समझना है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको आता होगा, लेकिन हम तो मान लीजिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बात करते हैं कि यहाँ देखिए एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके बाहर क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में जो है वह इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन रख दिए जो कि इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है। कुछ नहीं बोले कि एक न्यूक्लियस है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नहीं। और ये जो है इसके बाहर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब जो है आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और यहां पर न्यूक्लियस में जो है वह पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन बैठा हुआ है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और कैसा अट्रैक्शन होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। नहीं, कैसा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है, इसको इस ऑर्बिट से दूर नहीं जाने देगा, अच्छे से पकड़ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मींस जो फोर्स लगता है, ये कितना फोर्स लगता था ये सबको सभी लोग को मालूम होगा। F = K Q1 Q2 बटा R², यही लगता था फोर्स। इसमें बात करें कि F क्या है, तो F जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वही K की बात करें तो K क्या है? कांस्टेंट है, नहीं, जो कि डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसा मीडियम वैसा K का वैल्यू, मींस K का वैल्यू जो है हर एक जगह अलग अलग होता है, हर एक मीडियम में। वही बात करें Q1 Q2 की, तो Q1 एंड Q2 जो है वो क्या है? तो वो चार्ज है। क्या है? चार्ज है। और R की बात करें तो R क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या होता है सभी लोग जानते हो? पता नहीं क्यों सकता नहीं है। तो ये इक्वेशन होता था किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता था वो इतना फोर्स लगता था। और इसमें जो है क्या है वो चीज भी हम आपको बता दिए। तो यहां तक कंसेप्ट आपको आना चाहिए इस आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने के लिए। यहां तक सभी लोग को क्लियर है? अब आगे बात करें, चलिए। तो इसी डायग्राम को हम फिर से देखिए नीचे बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही डायग्राम को बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन को समझना है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है और बाहर में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है, इसे इधर उधर कहीं नहीं जाने देगा। अब बात करते हैं कि हमें मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से खींच करके बाहर निकालना है।
तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से खींच करके हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। कहां निकाल के ले जाना है बाहर में, तो इन्फिनिटी पोजीशन पे। कहां पे ले जाना है, इन्फिनिटी पोजीशन पे। इस इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा जब आपको खींच करके, आपका जब मकसद है कि इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके निकालना है, तो इसको कहीं भी ले जाने का ही मकसद होगा, तो कहां पर ले जाना है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी कहने का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि 5-10 किलोमीटर दूर ले जाना है इलेक्ट्रॉन को खींच करके, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। आपको हमेशा एक बात याद होना चाहिए कि हर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में उसका इन्फिनिटी डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा है, क्या है, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी जो है वह 5-10 किलोमीटर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी कहने का मतलब नहीं कि 2 सेंटीमीटर होता है, मींस इसका इन्फिनिटी डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, बहुत छोटा। हम लोग के रिस्पेक्ट में छोटा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा। तो इसको 2 सेंटीमीटर दूर ले जाना है, नहीं तो इसको खींच करके ले जाना है, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस इसको अच्छे से पकड़ करके रखा है। और जो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके इन्फिनिटी पोजीशन पे ले जाने के लिए, इसी मैक्सिमम एनर्जी को कहते हैं क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर है, यहां तक अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि सब कुछ इसी से रिलेटेड है। हम कुछ नहीं बोले कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स कितना लगता है वो चीज बता दिए। अब बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच करके निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलिए हम निकाल भी देते हैं, तो उसमें जो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में, उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब इसी का इक्वेशन में इसी डेफिनेशंस को कैसे लिख सकते हैं, तो इस डेफिनेशन को इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं वो भी बताएंगे। उससे पहले इसका डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इंफिनिटी। नहीं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लगे इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पोजीशन पे लाने के लिए, वैसे एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे नया बात क्या है, सो देखिए, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड टर्म का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड बोले तो सिंगल होता है। मींस कहने का मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। नहीं, यहाँ पे और भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और गैसियस एटम कहने का मतलब कि जब आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को छांटना है, तो गैसियस एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से छांट सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड का एटम है, तो सॉलिड का एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, पकड़ करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा, तो वहां से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी के चलते हम गैसियस एटम के बारे में बात किए हैं। और आइसोलेटेड क्यों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। ठीक है। अब आप ही सोचिए कि हमें अगर मान लीजिए पता करना है पूरे क्लासरूम में, क्या चीज पता करना है पूरे क्लासरूम में, कि भाई पता करना है कि यहाँ पे सबसे अधिक बिस्किट कौन खाता है और सबसे कम बिस्किट कौन खाता है। तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसका तरीका ये तो नहीं है कि हम बिस्किट का पैकेट ले आएंगे और बोलेंगे कि खोल करके बोलेंगे कि जितना खाना है खाओ, खत्म हो जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि कौन कितना खाया। ये आसान तरीका नहीं है, ये बहुत टफ हो जाएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे कि भाई बिस्किट का पैकेट खोलेंगे, एक एक करके बुलाएंगे, काउंट करेंगे कि ये इतना खाया, ये इतना खाया, ये इतना खाया। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कितना बिस्किट खाया। ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ला करके देखा गया है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी फॉलो करेगा, हाँ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आइसोलेटेड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में ही ये रूल फॉलो होगा, सिंगल न्यूट्रल गैसियस एटम। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर कन्वर्ट करने के लिए कह दे तो आपको हो जाएगा, आपसे कन्वर्ट हो जाएगा, या इसी को किलो जूल पर मोल भी कह सकते हो। क्लियर।
अब तो हो गया ये सब क्या चीज, बोर्ड लेवल तक कहो या तो फिर जो कहो कि एग्जाम लेवल तक। अब इसी का एक मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच, कि भाई इस डेफिनेशंस को कैसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि m जो है वो एलिमेंट है, क्या है, m जो है वह एलिमेंट है। इससे हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। m एलिमेंट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, चलो निकाल दिए। उसके बाद जो है वह क्या बचा, m प्लस बचा एलिमेंट नहीं, और जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी लगा होगा वो क्या था, डेल्टा H था। यही डेल्टा H जो है वह आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा H से दिखाते हैं। तो हम कुछ नहीं बोले, हम यही बोले कि m एलिमेंट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो निकाल दिए, तो बचा m प्लस। अब इस m एलिमेंट से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा होगा वो डेल्टा H एनर्जी है, और इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में जो है कुछ ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। तो ये हो गया आपका हाई लेवल कॉन्सेप्ट। इसको समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से समझिएगा तो आसान है। तो ये हो गया आपका किसका डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब हम डेल्टा H पे कुछ बात करते हैं। डेल्टा H भी टू टाइप्स का होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। डेल्टा H अगर निगेटिव है तो उसका मतलब कि एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। नहीं, तो अगर डेल्टा H एनर्जी रिलीज कर रहा है मींस निगेटिव है, तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। यहां देखिए गिवन है, उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। और डेल्टा H पॉजिटिव है मींस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। तो आपसे हमारा यही एक क्वेश्चन है कि यहां पर जो डेल्टा H है वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मींस एनर्जी रिलीज कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर, जल्दी बताइए, बता सकते हैं। हाँ, तो डेल्टा H जो है यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, मींस हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, अभी आप शांति से फिर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को समझिए, उसके बाद फिर लिखने के लिए टाइम देंगे। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उसको समझिए। बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो देखिए, मान लीजिए कि m क्या है, एलिमेंट है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। चलो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो बचा m प्लस नहीं, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगा, उस वो कितना लगा, डेल्टा H। और ये पहला बार निकाल रहे हैं तो इसको डेल्टा H1 कह दो। उसी प्रकार से इस m प्लस से, इस m प्लस एलिमेंट से नहीं हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चलो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब क्या बचेगा, m2 प्लस बचेगा, और जो एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में वो लगेगा डेल्टा H2। फिर बात करते हैं कि इस m2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस m2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चलो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब जो बचेगा यहाँ पे वो कितना बचेगा, m3 प्लस बचेगा, और जो एनर्जी लगेगा वो डेल्टा H3 लगेगा। क्लियर, समझते चलिए। इसको एक बार फिर से समझिए। m क्या था, एलिमेंट था, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो m प्लस बचेगा फिर, और जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा उसको बोलते हैं डेल्टा H1। ठीक है, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें एक नया एलिमेंट से नहीं, जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा m2 प्लस, और जो एनर्जी लगेगा वो लगेगा डेल्टा H2, और इसी को कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर बात करें कि इस m2 प्लस से फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा m3 प्लस,
और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा वो डेल्टा H3 और इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो पूरा होल प्रोसेस है कि भाई एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर जो बचा एलिमेंट उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर जो बचा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालिए, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसी प्रोसेस को कहेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हमारा आपसे फिर से एक क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सा एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? सबसे ज्यादा टफ होगा। नहीं, या तो फिर इसको इसी तरीका से और रिलेट कर सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें से कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा कि इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देगा? तो बताइए, सोचिए। तो देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं, सोच लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सोचे होंगे तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि एक क्या है, गोलू नाम का लड़का है, एक गोलू नाम का लड़का है। ये जो है वह 3 समोसा लेकर के घर जा रहा है, ठीक है। अब एक बंदा जो है इस बच्चे को देख लिया कि ये 3 समोसा लेकर के घर जा रहा है, इससे समोसा लूट लेना है हमें, ठीक है। तो वो क्या किया कि वो गया इसके पास, नहीं, और इससे एक समोसे को लूट करके भाग गया। ये तीनों समोसों को बचा करके लेके जा रहा था बेचारा घर पे, लेकिन गया एक समोसे से पकड़ा लेकर के भाग गया। तो वही हाल हुआ है कि एक एलिमेंट था, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गया, तो वही एक समोसा को लेकर के भाग गया। और जो खींचा होगा एक समोसा, उसमें जो एनर्जी लगा होगा उसी को बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब गोलू के पास 2 समोसा बचा, तो लड़का सोचा जो खींच के इससे एक समोसा ले गया कि भाई इसके पास अभी भी 2 समोसा बचा है, अभी भी खींचा जा सकता है। तो इसके पास फिर से गया और गोलू जो है ये 2 समोसे को इस 3 समोसे से ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखा था कि भाई मेरा एक चोरी हो गया, 2 को अच्छे से बचाना है। और जो अगला गया उसको और ज्यादा एनर्जी लगाना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी में था, तो इससे चलो फिर से एक समोसा लेकर के चला गया। एनर्जी तो ज्यादा लगाना पड़ा क्योंकि और गोलू सेफ्टी में था, गोलू के पास क्योंकि 2 ही बचा, नहीं, तो इससे एक और समोसा लेकर के चला गया। चलो ठीक है, एक और समोसा लेकर के चला गया। अब तो गोलू के पास बचा एक समोसा। अब गोलू क्या करेगा कि भाई मेरा दोनों समोसा लुट गया, अब एक समोसा बचा है, तो गोलू उसको अच्छे से लुका करके लेके जाएगा। और जो लेने वाला अगला व्यक्ति होगा वो भी सोचेगा कि ये बहुत अच्छे से पकड़ा है, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, नहीं, तो इसको लेने के लिए अगले व्यक्ति को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कंपैरिजन टू यहां, मतलब कि कह सकते हो कि डेल्टा H3 से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, फिर डेल्टा H2, फिर डेल्टा H1। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और आयन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आपको टाइम देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा वो फैक्टर्स है जिस पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसको नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कीजिए, तो लिख लिए। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स पे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम फैक्टर्स को समझा दे रहे हैं, जैसे जैसे समझाएंगे उसको आप अपने लैंग्वेज में बना करके लिख दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा लिखना, नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कैसे, कौन कौन सा फैक्टर है उस पर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि एटॉमिक साइज पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह एटॉमिक साइज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कैसे उस बात पे देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक एटम का साइज है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, ऐसे समझिए, यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है और बाहर में ऑर्बिट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। एक तो एटम का साइज कुछ ऐसा है और एक तो एटम का साइज ऐसा है कि यहां पे न्यूक्लियस है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो आप बताइएगा कि एटम के साइज दोनों का अलग अलग है ना। तो इसमें से किसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, मींस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत काम होगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू दिस वन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू दिस। मींस आप कह सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा, अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कैसे कैसे डिफाइन करता है, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से डिनोट करते हैं, किसी से, जेड से। तो हम देखते हैं कि जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसी को क्या कहते हैं, जेड। कितना नंबर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में प्रोटॉन का, उसको क्या बोलते हैं, जेड। तो प्रोटॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज। कैसे, उस पे बात करते हैं। ये एक मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, और ये एक न्यूक्लियस है, दोनों के बाहर क्या है, ऑर्बिट है। यहां पर जो है वह केवल एक प्रोटॉन है, यहां पर जो है वह बहुत ज्यादा प्रोटॉन है, नहीं, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो किसका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके पास अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये खूब ज्यादा अच्छे से इसको क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, और इसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है तो ये कम तरीके से पकड़ के रखेगा। मींस इसका जो है वह आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो वही बात लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, मींस न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जितना कम होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो इसको भी आप अपने बातों से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वह क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। और स्टेबल कैसे कैसे हो सकता है, या तो हाफ फील्ड हो या तो फिर फुल फील्ड हो, या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल होगा। हाफ फील्ड कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर S जो है, S में कितना होता है, वो 2 होता है, तो S में 1 हो, P में 6 होता है तो P में 3 हो। तो उसी प्रकार से अगर P में 3 हो, D में 5 हो और F में 7 हो, तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर फुल फील्ड में P में 6 हो, D में 10 हो और F में 14 हो, तो ये कैसा हो गया, फुल फील्ड हो गया। ये दोनों केसेस में जो है वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल होगा। तो हम इसीलिए आपको एक क्वेश्चंस दे रहे हैं कि 2p2, या छोड़ो क्वेश्चन मत करो, आपको ऐसे समझ लो कि जो है हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड का मतलब, फुल फील्ड का मतलब आपको मालूम होगा। अब जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेबल नहीं होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो इसको ऐसा समझ लेना, इसको लिखते हैं अपने से। इस पे हम क्वेश्चन खैर थोड़ी देर में कराने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट जो है इफेक्ट जिस पे डिपेंड करता है क्या, न्यूक्लियर चार्ज, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, इसी को पेनिट्रेशन पावर भी कहते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट S का ज्यादा होता है, S ऑर्बिटल का ज्यादा होता है P ऑर्बिटल से, और P का ज्यादा होता है D से, उसी प्रकार से D का ज्यादा होता है F से। ऐसा क्यों, उसको समझिए। यहां पे जो है वह न्यूक्लियस होता है और इसके बाद तुरंत S होता है, S ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के तुरंत बाद S ऑर्बिटल होता है।
ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस फिर s फिर क्या होगा p होता है, नहीं। फिर d की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा न्यूक्लियस रहेगा, फिर जो है यहाँ पे क्या आएगा s आएगा, s फिर p आएगा, फिर d आएगा, नहीं। तो ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल। उसी प्रकार से f ऑर्बिटल की बात करें तो न्यूक्लियस फिर s p d नहीं d और फिर f। तो ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, ये हो गया d ऑर्बिटल, ये हो गया f ऑर्बिटल। आप खुद से सोचिए कि न्यूक्लियस के सबसे पास में है तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। फिर उसके बाद ये है तो उसके बाद इसका होगा, उसके बाद ये तो इसके बाद ये, तो इसी के कारण इसका पेनिट्रेशन पावर s का ज्यादा होता है, p से p का ज्यादा होता है, d से, और d का ज्यादा होता है किससे f से। तो समझ गए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो आपसे कोई कह दे कि 2s और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से मुश्किल होगा, तो 2s और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना s वाले से मुश्किल होगा, नहीं, s वाले से क्या होगा टफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि s वाले ऑर्बिट में जो है, ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या करेगा न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा टफ होगा। तो यही है पूरा चारों पांचों फैक्टर जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कीजिए। अब जो है वेरिएशन एनर्जी का जो है वह लास्ट टॉपिक बच गया है, जो कि टॉपिक का नाम है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट टॉपिक, वेरिएशन एनर्जी का नहीं, गलती से भुला गया। आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट टॉपिक बच गया है जो कि है वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी कैसे करता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, इसी पे कुछ जो है क्वेश्चंस कहां से बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अलग कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए एक है 1 और एक है 2, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये ठीक है। तो एक है आपका वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में दो केस, एक है अलोंग अ पीरियड और एक है डाउन द ग्रुप। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हैं, कहने का मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी बढ़ेगा। मींस कह सकते हो कि अलोंग द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। वही बात करें सेकंड केस की कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, साइज क्या होता है बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। मींस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किधर बढ़ता है, तो आप बता सकते हो कि अलोंग अ पीरियड, और आयोनाइजेशन एनर्जी किधर घटता है तो डाउन द ग्रुप। अब इस कॉन्सेप्ट पे पीरियड से कहां से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आपको बता देना सुनिए। सबसे फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन उठता है। हाइड्रोजन होता है सबसे पहले और हीलियम लास्ट में होता है। तो इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है बढ़ता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम किसका होगा पूरा पीरियोडिक टेबल में, किसमें अलोंग अ पीरियड, तो क्या बताइएगा। इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो इसका मैक्सिमम होगा, और इधर आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है तो इसका क्या होगा मिनिमम। मतलब कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड क्या होगा हीलियम, और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड हाइड्रोजन। क्लियर। तो यहां से ग्रुप पीरियड 1 से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड किसका होता है, तो हीलियम का। अब पीरियड 2 में देखो क्या है, पीरियड 2 में जो है वह क्या है, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, मींस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अलोंग अ पीरियड जा रहे हैं, तो क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मींस इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका 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 इसका, ऐसा ही होते जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन कैसे आता है वो चीज समझ लीजिए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे यहाँ पे हम किए हुए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं, तो दो केस में, एक बेरिलियम के केस में और एक नाइट्रोजन के केस में जो है वो क्या है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कांसेप्ट आ गया है। अभी तुरंत आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उसका होगा। तो बेरिलियम का और किसका, नाइट्रोजन का, बेरिलियम फुल फील्ड है और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो इसके चलते ये दो का केवल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड यही था ना, ऐसा होना चाहिए था कुछ कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या कि ये बेरिलियम जो है वो क्या है, फुल फील्ड है और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो फुल फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसी के कारण सब कुछ तो सही होगा, बस नाइट्रोजन के पास और बेरिलियम के पास इस साइड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो ये पूछ सकता है कि बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है, तो आप बता दीजिएगा कि ड्यू टू क्या होता है बेरिलियम के पास, फुल फील्ड, इसके कारण बेरिलियम का ज्यादा होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पूछ सकता है तो हाफ फील्ड के कारण नहीं, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसी के कारण नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो पीरियड 2 से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से पीरियड 3 की बात करें तो इसमें भी अगर हम जाएं डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, सॉरी अलोंग अ पीरियड जाएं तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आपको मालूम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेड तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम और फास्फोरस के केस में क्या होता है कि ये फुल फील्ड होता है और ये हाफ फील्ड होता है, और फुल फील्ड हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फुल फील्ड हाफ फील्ड अगर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी के कारण इसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है। कोई पूछेगा तो बस यही कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, दोनों सेम ही है। तो ये तीन, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब बात करते हैं ग्रुप वाला। ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि डाउन द ग्रुप जाओ साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, वही कॉन्सेप्ट वहां पे लगा है। ग्रुप 1 में देखो तो लिए है यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को नहीं लिए और फ्रांसियम को नहीं लिए। हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिए, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और फ्रांसियम को क्यों नहीं लिए, क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। मींस अगर पूछा जाए आपको कि अगर डाउन द ग्रुप जाना हो तो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो सीसियम का, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, लिथियम का। क्लियर, सबसे कम सीजियम और सबसे ज्यादा लिथियम का, यही होता है ना जी। हाँ ठीक है। तो ये चीज ग्रुप 1 से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वही बात करें ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में भी एक क्वेश्चन है कि BALGAINTL, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बैगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला। ग्रुप 13 है ये। तो इसमें जो है वह एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था कि बेरिलियम का, सॉरी बोरोन का ज्यादा होगा, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, नहीं इस प्रकार से होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। BA का मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, सॉरी मैक्सिमम BA का होता है, हाँ गलती से लिखा गया है केवल BA। अच्छा एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो होना तो कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो होता है कुछ ऐसा, जिसका कि अरेंजमेंट देखिए हम नीचे बता दिए हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो ये ग्राफ से समझ लीजिए। और ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्राडिक्शन। अब लेंथेनाइड कंट्राडिक्शन क्या है, वो चीज आपको हम बता चुके हैं पहले के वीडियो में, तो यहाँ पे हम कुछ स्पेशल नया नहीं बताएंगे। तो लेंथेनाइड कंट्राडिक्शन के चलते कुछ ऐसा सीरीज होता है, तो करेक्ट ये है और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ग्रुप 13 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप 14 में बात करें तो क्या है, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो इसका ज्यादा
फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि केवल एसएन और पीवी के केस में पीवी का ज्यादा होता है एसएन से। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्राडिक्शन। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि भाई एसएन से ज्यादा होता है पीवी का, तो ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्राडिक्शन। तो ये हो गया आपका वेरिएशन, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप का। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। नहीं तो वेरिएशंस भी देख लिए। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए 1 2 3 4 5।